कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आजकल हम मध्यकालीन भारत देख रहे हैं और मध्यकालीन भारत भी ऐसा कि हमें सिर्फ मजबूरन फैक्ट पढ़ने पड़ने क्योंकि समय का अभाव है और आपका एग्जाम है और इसको डिटेल से पढ़ के कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसको आंख बंद करके रट जाओ और ये तरीका ही यही है क्योंकि मध्यकालीन भारत किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, उसमें ऐसी कुछ फैक्ट पूछ देता है, 2 4 4 5 फैक्ट, तो आपको ऐसे ही इसको पढ़ना है। ठीक है, आपके हर एग्जाम के लिए लोअर PCS, अपर PCS, वीडियो, BPDO, पटवारी, जहां भी आएगा क्वेश्चन इन्हीं से कहीं आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज ध्यान से सुनना, आने वाले फ्राइडे यानी परसों को आपको रीजनिंग की क्लास आएगी क्योंकि कई लोग रीजनिंग की डिमांड कर रहे हैं। मैं आपको रीजनिंग का थोड़ा आइडिया दूंगा कैसे क्या करना है और एक आध चैप्टर में आपको परसों रीजनिंग के करा दूंगा, यानी फ्राइडे और सैटरडे संभवतः दोनों दिन आपकी मैं रीजनिंग की क्लास लेके आऊँगा ताकि आपका रीजनिंग भी तो जो वीडियो BPDO में आती है, अगर 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ भी गए तो वहाँ से आपका बन जाएगा। लेकिन आप उससे पहले कैलेंडर वाला चैप्टर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए। जिसने कैलेंडर नहीं किया, 1-2 दिन का टाइम है आपके पास, 3 वीडियोज हैं, उसकी समझ के आप लोग उसको करिएगा। तो और कमेंट सेक्शन देख लेना। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हुई होगी तो मैंने सुधार किया होगा तो आप लोग क्या करना, उसको 2 दिनों का टाइम है आपके पास, कैलेंडर वाला चैप्टर कर लो, उसके बाद में एक आध चैप्टर आगे रीजनिंग के आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने जो कल फैक्ट देखे आज उससे आगे को हम लोग देखेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। ये क्या चल रहा, मध्यकालीन भारत चल रहा जिसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, ठीक है, लोधी वंश और मुगल वंश, इनसे संबंधित आपको फैक्ट देखने हैं और कुछ नहीं देखना है। ठीक, अब हमने क्या करना है, जो एग्जाम में आते हैं उसके अकॉर्डिंग इतना भी अंधाधुंध फैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको कुछ समझ ना आए, हल्का फुल्का आइडिया मैं आपको समझने को दूंगा। मैंने आपको पानीपत का पहला युद्ध बताया था, अगर आपको याद होगा तो 1526 में बनाया था। तो इसी क्रम में एक पानीपत का सेकेंड वॉर लिख लो। पानीपत यानी हरियाणा के पास पड़ता है। ठीक है, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये हुआ था कब, अगर आपसे पेपर में पूछता है तो 1556 ईस्वी में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है। जब मैंने पानीपत का द्वितीय युद्ध करा दिया तो मैं पानीपत का तृतीय भी लिख लूंगा। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, पानीपत का थर्ड, तृतीय युद्ध का हुआ था 1761 में। अगर आपको याद होगा पहला युद्ध हुआ था कब, 1526 में। फर्स्ट वाला जो हुआ था 1526 में हुआ था फर्स्ट। और फर्स्ट किसका हुआ था अगर आप जानते होंगे, बाबर लड़ा था किससे थे, इब्राहिम लोदी के साथ, यानी बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। ये जो हुआ था ये पेपर में आता है 1556 वाला बहुत, ये हुआ था अकबर का सेनापति बैरम खां था। ठीक है, अगर अकबर नहीं आया उसमें एग्जाम में ऑप्शन तो उसका सेनापति बैरम खां आएगा। अकबर का सेनापति बैरम खां और एक अफगान शासक था हेमू, यानी वहाँ का हेमू था उसका सेनापति, इनके मध्य हुआ था। ठीक है, हेमू और अकबर या बैरम खां जो भी ऑप्शन आता है। और तीसरा जो युद्ध हुआ था ये मराठाओं के साथ हुआ था, मराठा प्लस अफगान, अहमद साहब जो भी था। ठीक है, अहमद साहब अब्दाली था जो भी था, आप मैंने इतना ध्यान नहीं दे रहा है। मराठा और अफगान के साथ पानीपत का तृतीय क्या हुआ था, अपने आप में युद्ध हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। तो तीनों युद्ध कब कब हुए थे। ठीक है, ये पानीपत के वॉर के बारे में हो गया। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको अकबर वगैरह के शासन के बारे में, मुगल वगैरह के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने बताया था हर टाइम पीरियड अलग अलग भागों में बटा रहता है हर किसी का प्रशासन। जैसे अभी हमारा देश है, राष्ट्र है, नीचे राज्य हैं, जिले हैं, ग्रामीण इलाके, क्षेत्र वगैरह, ऐसे ही मुगल प्रशासन जो बटा हुआ था, मुगलों ने जो अपना प्रशासनिक स्ट्रक्चर बनाया था, यानी मुगल प्रशासन, वो कैसे हमारा डिवाइड था, यानी किस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया था वो देखिए। सबसे ऊपर इनकी जो इकाई होती थी उसको बोलता था सूबा, सूबा ने प्रांत। ठीक है, यानी सबसे ऊपर सूबा होता था, फिर उसके नीचे सरकार आती थी। ये सब मुगल इकाइयाँ हैं। ठीक है, मुगल प्रशासनिक इकाइयाँ। उसके नीचे जो आपका आता था वो क्या आता था, सरकार के नीचे वो आता था परगना, परगना के नीचे गांव आते थे। ठीक है, यानी इसके नीचे परगना होगा और इसके नीचे गांव, यानी मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता तो गांव और सबसे बड़ी इकाई सूबा यानी प्रांत। ठीक है, प्रांत बोलते हैं इसको, यानी स्टेट एक हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से आप लोग समझ लीजिए। तो ये मुगल प्रशासन की जो थी इकाई थी। अब इनके समय में एक पद और होता था, जैसे मैंने बख्शी वगैरह बताया। काजी का क्या काम होता था, ये न्याय का काम करता था मुगल प्रशासन में। ठीक है, तो आप लोग लिखिए मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में काजी कौन होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था, प्रमुख न्यायाधीश, प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है, मुगल काल में काजी कौन होता था, प्रमुख न्यायाधीश होता था। ये भी आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए एक अकबर की 2 व्यवस्थाएं मैं आपको बताता हूं अकबर की, वो बहुत फेमस है। उसको बोलते हैं आईने दहसाला या टोडरमल व्यवस्था। ठीक है, यानी आईने दहसाला या टोडरमल व्यवस्था, आईने दहसाला
इसी को बोला जाता है टोडरमल व्यवस्था, ठीक है, क्योंकि टोडरमल अकबर के शासन में था, उसने इस बंदोबस्त का जो व्यवस्था की थी, इसीलिए इसको टोडरमल व्यवस्था भी कहते हैं, ठीक है। ये किसके समय आई आईन दहसाला या टोडरमल व्यवस्था? अकबर के समय। अब देखिए ल्यूसेंट वगैरह आप सब लोग पढ़ते हैं, इसका ईयर लिख लेना, 1580 है, 1582 है, यानी 1580, 1582 जितना भी है, मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ जो पेपर में आने लायक है। यानी आईन दहसाला या टोडरमल व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, और ये क्या था? एक लगान वसूल करने का तरीका था, ठीक है। ये किस चीज़ से संबंधित था? लगान, यानी एक प्रकार के जो टैक्स से संबंधित है, जो जमीन की वो जो भूमि उपज है या आपका जो एग्रीकल्चर है उससे जो लगान होता है, ठीक है, लगान वसूलने हेतु था ये, लगान वसूलने हेतु। इसमें क्या करते थे? पिछले 10 साल यानी लास्ट के 10 ईयर में देखेंगे जो फसलों का उत्पादन हुआ है और उस समय उनका क्या क्या रेट था, इन सब का एवरेज निकाल के उसका 1/, कुछ निकाल देते थे हिस्सा, वो लगान के रूप में लिया जाता था। उसी को बोलते हैं आईन दहसाला या टोडरमल व्यवस्था। ये अकबर ने शुरू की थी और ये लगान वसूलने का एक तरीका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से रहता है। अब देखिए अकबर के दरबार में 3 प्रमुख लोग रहते थे, एक संगीतज्ञ था, एक उसका राजकवि था और एक दूसरा साहित्यकार था। उन तीनों के नाम आप लोग लिखिए, यानी आप क्वेश्चन फॉर्म पे लिखिए तानसेन, अबुल फजल व फैजी किसके दरबार में थे, ठीक है। तानसेन पहला, दूसरा अबुल फजल, अबुल फजल, और तीसरा क्या लिखोगे आप लोग? फैजी, क्या लिखोगे? फैजी। ये किसके दरबार के थे? ये अकबर के दरबार में हुआ करते थे, ठीक है, अकबर के दरबार में हुआ करते थे, अकबर के दरबारी थे। तानसेन जो था बहुत बड़ा संगीतज्ञ था अकबर के दरबार में, कौन था ये? संगीतज्ञ, ठीक है। अबुल फजल जो था बहुत बड़ा साहित्यकार था, बहुत बड़ा क्या था? साहित्यकार। और फैजी जो था इसका राजकवि हुआ करता था, क्या था? फैजी राजकवि हुआ करता था। यानी अब अबुल फजल ने क्या लिखा था आपको जानते हैं, आईन अकबरी इसने लिखा है, आईन अकबरी का अकबरनामा है, उसी का हिस्सा है आईन अकबरी भी। तो अबुल फजल द्वारा वो लिखी गई है, मैंने आपको कल लास्ट क्लास में बताया था। फैजी इसके राजकवि थे और सबके सब क्या थे? अकबर के दरबार में थे। और मुगल की जो राजभाषा थी, कभी कभी वो भी पेपर में पूछा जाता है, तो मुगल राजभाषा जो थी फारसी थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए मुगल राजभाषा क्या थी? मुगल राजभाषा ये थी अपने आप में फारसी, क्या थी ये? फारसी राजभाषा, मुगल राजभाषा हुआ करती थी। ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इनके समय में बहुत मतलब एक प्रसिद्ध चीज अकबर ने और शुरू की थी, उसको बोला जाता है इबादत खाना। इबादत खाना अकबर ने जो बनाया था वो किस चीज के लिए था? धार्मिक विचार विमर्श के लिए। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना, अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना क्यों की गई थी? धार्मिक विचार विमर्श के लिए। किसके लिए लिखोगे? धार्मिक विचार विमर्श। यानी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने इसी तरीके से लिखना है कि अकबर के समय में जो अपने आप में इबादत खाना था वो क्या था? धार्मिक विचार विमर्श का एक तरीका था। यहाँ पे क्या करता था वो? अलग अलग धर्म के जो विद्वान थे उनको लेके अपने साथ बिठा के डिस्कशन करता था, और उसके बाद क्या होता था यहाँ पे उसने नीति अपनाई थी जिसमें मैंने सुलह एक कुल की नीति, आपको अगर याद होगा कल लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वो अकबर ने ही चलाया था। तो इबादत खाना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो मुगल काल में चित्रकला बहुत फेमस थी, यानी जो चित्र वगैरह बनाते थे ये, चाहे किसी किताब के फ्रंट पेज में हो या कुछ भी हो, इनकी जो शैली थी लघु चित्रकला शैली थी। यानी इन लोगों ने मुगल चित्रकला जो थी लघु यानी छोटे छोटे चित्र बनाते थे, ठीक है। मुगल चित्रकला ये किस प्रकार की थी? लघु चित्रकला। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मुगल इसके बाद आएगा ही नहीं, ठीक है। मुगल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने हैं और वहीं से सबसे ज़्यादा संभावना रहती है कि आपका अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, वीडियो, वीपीडीओ जहाँ भी अगर मेडिवल हिस्ट्री लगती होगी क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना रहती है। मुगल चित्रकला जो थी लघु चित्रकला शैली का एक रूप था जिसमें छोटे छोटे क्या बनाए जाते थे? अपने आप में चित्र बनाए जाते थे। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है, अकबर ने एक राजधानी बनाई थी अपनी, उसका नाम था फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? लिखो, फतेहपुर सीकरी किसने राजधानी बनाई थी? ठीक है, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? अगर पेपर में आता है तो अकबर ने। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया तो अकबर ने एक सूफी संत को संरक्षण भी दिया था, उसका नाम था शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखना है, अकबर ने किस सूफी को अपने मतलब अपना गुरु माना या संरक्षण दिया? तो उसका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने किस सूफी को अपना गुरु माना था? शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। तो क्या लिखोगे? अकबर ने किसे अपना गुरु माना था? किस सूफी को? शेख सलीम
चिश्ती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती को अपना क्या माना था, गुरु माना था, एक प्रकार का इसका संरक्षण दिया था, सूफी था, ठीक है, सूफी। शेख सलीम चिश्ती को अपना गुरु भी माना था, या इसको संरक्षण, या इसको मतलब वो बहुत क्या करता था, सम्मान देता था। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट करना, ये ध्यान रखना। अब इसने एक धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही धर्म। तो अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर। अब ये जो दीन इलाही था, इसका मतलब क्या था, ये कहते थे कि एक ईश्वर है, यानी एक ईश्वर का धर्म होगा, इसका अर्थ होता है, यानी एक ईश्वर का धर्म। इसने क्या किया, अलग अलग धार्मिक विद्वानों से डिस्कस करने के बाद ये निष्कर्ष पे निकाला कि ईश्वर एक है, उसी का धर्म, यानी एक ईश्वर का धर्म, ठीक है। शांति मतलब ईमानदारी, सम्मान, दूसरों का आदर करना, युद्ध न करना, इस टाइप की जो चीज़ें जो भी दी थी इसने, वो दीन इलाही धर्म का एक हिस्सा था। यानी आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। लेकिन कई ऐसे हिंदू थे इसके दरबार में जो इस दीन इलाही धर्म को मानने से मना करते थे, और जिसने प्रमुख था मान सिंह, यानी इसका एक सेनापति था मान सिंह, उसने इस दीन इलाही धर्म को मानने से मना कर दिया था, ठीक है। तो इसमें लिखो राजा मान सिंह ने इस धर्म को नहीं माना, और इसका क्या था, वो सेनापति भी आता है, ठीक है। राजा मानसिंह किसका सेनापति था, राजा मानसिंह ने नहीं माना, इसका सेनापति था, ने नहीं माना। ये क्वेश्चन भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था, अकबर के द्वारा चलाया गया था, ये आप लोग याद रखोगे, ठीक। अब देखो, ये तो अकबर के बारे में हो गया। अब जैसे अकबर का पिता कौन था, हुमायूं। हुमायूं का पिता कौन था, बाबर था। बाबर ने भारत पर आक्रमण जब किया था 1526 में, उसने पानीपत का युद्ध लड़ा था, लेकिन उससे पहले उसने भारत के कई हिस्सों, पंजाब वगैरह के हिस्से में अटैक किया। तो कभी कभी एक पेपर में क्वेश्चन आता है, तो बाबर को भारत में आक्रमण के लिए किसने न्योता दिया, तो लिखो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने बुलाया, बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु निमंत्रण, भारत पर आक्रमण हेतु बुलाया, ठीक है। ये दो लोग थे, मतलब दो, एक तो था आपका राणा सांगा, राजपूत राजा था, और उसके साथ साथ जो दूसरा था उसका नाम अपने आप में था लोधी सरदार, यानी जो लोधी वंश थे उसके कुछ सरदार थे, यानी लोधी सरदार बोला जाता है उनको, और उसके साथ साथ लोधी सरदार प्लस राजपूत राणा सांगा, इन्होंने बाबर को भारत में आक्रमण के लिए क्या कह दिया, न्योता दिया, और ये बाबर यहाँ पर स्थापित हो गया था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखोगे। अब देखो, हुमायूं इसका बेटा था, आप लोगों को बताया था मैंने 1539 में चौसाका और 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था, और हुमायूं भारत छोड़ के भाग गया था, यानी गुजरात सिंध के इलाके में निकल गया था, और उसने एक स्थान पे अमरकोट नामक जगह पे शरण ली। वहीं पे राजा अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि जो अकबर था किस स्थान पर उसका जन्म हुआ था, उसका आंसर था अमरकोट, ठीक है। उसकी बीबी यानी हुमायूं की बीबी, या आप अकबर की मां कहोगे हमीदा बानो बेगम, उसने उसको क्या दिया था, जन्म दिया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है हुमायूं ने प्रवास कहाँ किया, अमरकोट पे, और वहीं पे क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। तो लिखो, मैंने लास्ट में कल आपको बताया था कि हुमायूं किस युद्ध में पराजित हुआ। हुमायूं का प्रवास किस स्थान पे हुआ था, अमरकोट में, अमरकोट। इसी अमरकोट नामक जगह पे किसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म, अकबर का जन्म। और इसकी माता जो थी उसी का नाम था हमीदा बानो बेगम, ठीक है। उसी का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। इसकी माता का क्या नाम था, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। अब इसी हमीदा बानो बेगम ने किसका मकबरा बनाया था, हुमायूं का, वो भी अकबर के शासनकाल में, ठीक है। इसी ने क्या बनाया था, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा। अब देखो, क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। अब हुमायूं का मकबरा पहला मकबरा था जिसमें चारबाग शैली का प्रयोग किया था, मैंने आपको बताया था। इस हुमायूं के मकबरे को किसके शासन काल में बनाया था, अकबर का क्या था उस टाइम शासन। अब दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी हुमायूं का मकबरा अगर इसका नाम नहीं आएगा तो आप अकबर बनोगे, ठीक है। शासन काल, अकबर उस टाइम शासन कर रहा था, तो अगर उसका नाम नहीं आया तो हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, अकबर, हुमायूं का मतलब मकबरा, ठीक है, अकबर हो गया, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का
मकबरा किसने बनाया था? अगर आपसे पूछता है तो हमीदा बानो बेगम ने इसका मकबरा बनाया था। अगर शासनकाल पूछता है तो अकबर का। अगर एक ही ऑप्शन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखोगे। अब देखिए इसमें आपको ये तो था, हुमायूं जब पराजित हुआ वो किससे हुआ था? शेरशाह सूरी से। और शेरशाह सूरी कोई मुगल सम्राट नहीं था, ठीक है, वो तो अफगान था, वो बीच में आ गया। बाबर क्या, हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, फिर कुछ समय के लिए हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, ऐसे चलता रहा। तो जो शेरशाह सूरी था उसके बचपन का नाम भी पूछता है, यानी कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है, फरीद किसका नाम था, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो फरीद जो नाम था वो था शेरशाह सूरी का। तो फरीद किसका नाम था कभी कभी पूछता है। इसी का शेर खां भी नाम था, ठीक है, शेर खां भी इसी का नाम था। इसको बोला जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी इसका नाम था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे ही मैं ये एनसीईआरटी मध्यकालीन भारत कंप्लीट कर लूंगा। खासकर जो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लगभग सारे क्वेश्चन मध्यकालीन भारत की इसी के रेंज से आते हैं, ठीक है। तो फरीद जो था शेर खां था, शेरशाह सूरी इसी का नाम था। इसने जो है हुमायूं को पराजित किया था, आप लोग याद होगा कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। इसने एक बहुत प्रचलित सिक्के का रूप चलाया था जिसको रुपया बोला जाता है, वो आज भी प्रचलित है, यानी वो इसी के द्वारा चलाया गया था। तो इसको लिखो, प्रसिद्ध सिक्का रुपया इसके द्वारा चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, प्रसिद्ध सिक्का रुपया जो आज भी चल रहा है, ठीक है, इसी के द्वारा चलाया गया था। रुपया इसी ने क्या किया था, चलाया था। तो वो चलाने वाला यही था, ठीक है। कौन था वो? शेरशाह सूरी। पेपर में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने। और जो आपने एक रोड का नाम सुना होगा, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो इसी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। लिखो, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। और ये कहाँ से कहाँ था? पेशावर से कोलकाता, पेशावर टू कोलकाता तक, ठीक है, कोलकाता, पेशावर टू कोलकाता, इसने शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। ये आप लोग ध्यान रखना है। और इसके बारे में जो तीसरा युद्ध आता है, कौन, मतलब तीसरा फैक्ट आता है, कौन सा शासक जो था बाबर, मतलब ये जो बारूद था के फटने से उसकी मृत्यु हुई थी कलिंजर के किले पे, वो शेरशाह सूरी था। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना, कलिंजर के घेरे के दौरान इसकी मृत्यु शेरशाह सूरी की, ठीक है, कलिंजर घेरे के दौरान मृत्यु के दौरान इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और जो कलिंजर घेरा था उसमें ये बताया जाता है कि यह बंदूक चलाते समय या बारूद फटने से इसकी मृत्यु हुई थी। लिख दो, बारूद या बंदूक भी लिखता है कोई कोई, ठीक है, बारूद फटने से मृत्यु हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शासक जो है कलिंजर के घेरे के दौरान ये बारूद फटने से उसकी मृत्यु हुई थी? बहुत बार पेपर में आपको देखने को मिलेगा, वो शेरशाह सूरी ही था, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे देख लिया आप लोग, जो कलिंजर का घेरा था इसने 1545 में किया था, याद रखना, ठीक है। तो कलिंजर घेरा कब था? 1545 में ही इसकी क्या हुई थी? यहाँ पे मृत्यु हुई थी, इसको घेरने के चक्कर में। इसको आप लोग याद रखना। अब हम देखते हैं इसी दौरान जैसे ये मुगल वगैरह यहाँ पे स्थापित हो रहा था, तो दक्षिण भारत में एक राज्य उदित हुआ जिसका नाम था बहमनी राज्य, ठीक है। वो बहमनी राज्य किस किस का मिक्सचर था, कौन कौन उसमें सम्मिलित थे, ये आप लोगों ने लिखना है। तो बहमनी राज्य में कौन कौन आते थे? देखिए, बहमनी राज्य ये साउथ इंडिया में हुआ करता था, ठीक। बहमनी राज्य में 4-5 आते थे, एक बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, इन सबको क्या बोला गया? बहमनी राज्य, इसको मिला के, ठीक है। बाद में डिवाइड हो गया था, यानी बहमनी राज्य विभाजित हो गया था। एक का नाम बना था बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, अहमदनगर, ये सब के सब बहमनी राज्य के हिस्सा हुआ करते थे। 2 अर्थ है इसमें, एक का नाम था बीदर, एक का नाम था बरार। बाद में बीदर और बरार को किसी ने जीत लिया था, इनमें से आपस ने अपने में मिला लिया था बीदर व बरार को, फिर वो क्या हो गए थे? एक ही हो गए। तो बेसिकली आपको ये पढ़ना है, जो बहमनी राज्य था इनमें क्या हुआ था? इन सब का हिस्सा था, यानी इनसे मिलके बना था। अब आपको याद रखना होगा, एक अमुक्त माल्याद मैंने किताब लिखाई थी कल, और वो किस भाषा में लिखी गई थी? तेलुगु भाषा में, कृष्णदेव राय के द्वारा। तो अमुक्त माल्याद पुस्तक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अमुक्त माल्याद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अमुक्त माल्याद कृष्णदेव राय, ये बहुत इंपोर्टेंट है, कृष्णदेव राय। और इसकी भाषा जो थी वो क्या थी? तेलुगु भाषा थी। क्या थी इसकी? तेलुगु भाषा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तेलुगु भाषा में, कृष्णदेव के राय के द्वारा। इसके आगे को आप लोग देखिए, तो आप लोग देख लीजिए, ठीक है, अमुक्त माल्याद के बाद। अब देखिए 3-4 विदेशी यात्री भारत आए थे। एक का नाम है वास्को डी गामा, जिसने भारत की खोज की, ये भी बताया जाता है, ठीक है, वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा था ये कब पहुंचा था भारत? 1498 में, ठीक है। कहाँ पहुंचा था? कालीकट के तट पे,
कालीकट के तट में, साउथ में, ठीक है। दूसरा एक आपको मार्को पोलो था जिसने भारत की यात्रा की थी, वो किस देश का था? वेनिस का। क्या था? मार्को पोलो। मार्को पोलो कहाँ का था? वेनिस का था, वेनिस का यात्री था। और इसके अलावा जो तीसरा आता है वो आता है निकितन, ये था रूस का। निकितन कहाँ का था? रूस का था, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये तीन के तीन कहाँ के थे, और वो सबसे पहले भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ये पुर्तगाल का था वास्को डी गामा, ठीक है। ये तो कहाँ का था? वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, पुर्तगाली यात्री था ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ और जो फैक्ट आते हैं मैं आपको बताता हूँ। तुजुक ए जहांगीरी जो लिखी गई है, जिसने आत्मकथा, वो खुद जहांगीर ने लिखी अपनी आत्मकथा, उसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तुजुक ए जहांगीरी, ये है जहांगीर की आत्मकथा का नाम। जहांगीर की क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। और ये जो लिखी गई है खुद जहांगीर के द्वारा लिखी गई है। ये लिखी भी किसने है? जहांगीर ने, और ये जहांगीर ने ही लिखी है, और आत्मकथा इसकी, और ये किस भाषा में है? फारसी भाषा में, ठीक है। फारसी भाषा में, ये आप लोग देखना, ठीक है। और कल मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन बताया था अर्जुन देव वाला, सिख गुरु जो है, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपको ध्यान होगा तो तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने लिखी है फारसी भाषा में, ये पता होना चाहिए आपको। और जहांगीर के सिक्कों में एक और नाम मिलता है, वो इतनी पावरफुल महिला हो गई थी कि उसने अपने नाम सिक्कों में डलवाए जहांगीर के साथ, उसका नाम था नूरजहां, जो कि इसकी वाइफ थी, ठीक है। तो लिखो जहांगीर के सिक्कों में, जहांगीर के सिक्कों में इसका भी नाम, नूरजहां के आगे क्या लिखोगे? जहांगीर के सिक्कों में नाम, जहांगीर के सिक्कों में इसका भी नाम मिलता है, सिक्कों में इसका भी क्या मिलता है? नाम मिलता है। ये इसकी क्या थी? वाइफ थी नूरजहां, ठीक है। इसके सिक्कों में उसका नाम भी मिलता है। अब मैं आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। एक यूरोपीय यात्री जो जहांगीर के समय में भारत आया था, उसका नाम था सर टॉमस रो। मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। सर टॉमस रो, कि मुगल दरबार में आया था, ठीक है। सर टॉमस रो, जो कि कौन था? यूरोपीय यात्री था, यूरोप से आया था। यूरोपीय यात्री किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में। मोस्ट इंपोर्टेंट, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। जहांगीर के दरबार में, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जहांगीर के दरबार में आने वाला यूरोपीय यात्री कौन था? सर टॉमस रो था। इसको आप लोग याद रखोगे। और जहांगीर ने कंधार को जीतकर मुगल में मिलाया था। तो कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने कंधार पर विजय प्राप्त की थी? कंधार मतलब अफगानिस्तान पर। तो इसने कंधार पर विजय भी क्या की थी? प्राप्ति की थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना होगा। ये सब एनसीईआरटी, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। और एक गुरु अर्जुन देव वाला जो मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्वेश्चन बताया था, ठीक है। अब आता है इसके बाद एक टर्मोलॉजी, तख्ते ताउस। वो किसका सिंहासन था? शाहजहां का, जो कि हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था, और उसको बाद में अपने साथ एक मतलब आक्रमणकारी ईरान से आया था, उसका नाम था नादिर शाह। उसने जब भारत में आक्रमण किया था, वो अपने साथ उसको उठा के ले गया। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो आप लोगों को अगला फैक्टर लिखना है, तख्ते ताउस क्या है? तख्ते ताउस, ये है अपने आप में क्या? तख्ते ताउस, ये था शाहजहां का सिंहासन, शाहजहां का सिंहासन, ठीक है। अब देखिए ये जो शाहजहां का सिंहासन है, ये जब एक नादिर शाह था, नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण, लिखो ये फैक्ट भी आता है आपका, नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, द्वारा आक्रमण, दिल्ली पर आक्रमण लिखना है, ठीक है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कब किया गया था? 1739 में, 1739 में किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अपने साथ ही कहाँ का था? ईरान का था, ठीक है। अपने साथ दो चीजें लेके गया, एक तो इस तख्ते ताउस को ही अपने साथ लेके गया, दूसरा जो कोहिनूर का हीरा है यही भारत से वो लूट के ले गया। तो लिखो तख्ते ताउस प्लस कोहिनूर हीरा ले गया, ठीक है। कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर गया, लिख दो कोहिनूर हीरा अपने साथ लेकर गया। तो नादिर शाह का अटैक आपसे पेपर में पूछेगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन लिखो, मुगल शासन का विस्तार सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? औरंगजेब के समय में। मुगल विस्तार सर्वाधिक किसके समय हुआ था? औरंगजेब। मुगल विस्तार सर्वाधिक किस शासक के समय हुआ था? औरंगजेब के समय हुआ था, ठीक है। मुगल का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के समय हुआ था अगर पूछेगा, तो औरंगजेब के समय सर्वाधिक वो क्या हुआ था, इनका मतलब विस्तार हुआ था। एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखो, पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर
की संधि कब हुई थी? 1665 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किसके बीच हुई थी? छत्रपति शिवाजी और किसके बीच हुई थी? राजा जय सिंह के बीच, ठीक है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके बीच हुई थी? शिवाजी प्लस जय सिंह के बीच, ठीक है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना इसको, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। पुरंदर की संधि आपसे पेपर में पूछता है। तालीकोट का जो युद्ध बताया था मैंने आपको, वो भी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। एक इससे भी सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट, अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? ये प्रधान शब्द को पढ़ना, क्योंकि आगे चंद्रगुप्त, जब मैं एंशिएंट हिस्ट्री कराऊंगा वहां पे अष्ट दिग्गज या कुछ भी लिखा सकता हूँ, अष्ट कवि लिखा सकता हूँ, लेकिन कुछ और आएगा, आठ गण कुछ, लेकिन ये प्रधान शब्द इसी के दरबार में आएगा। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, ठीक है। ये आए थे छत्रपति शिवाजी के दरबार में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये शिवाजी के दरबार में थे अष्टप्रधान। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना। आपका क्या काम होगा, इन 8 लोग जो थे उसमें जिसको जो भी मिला था, विदेश मंत्री, सुमंत वगैरह जो भी थे, इन अष्टप्रधानों के नाम देखना और किसका क्या काम होता था। ये पेपर में पूछेगा। मेरे से मत कहना सर आपने मत पढ़ाया, आपका भी घर पे कुछ काम होगा। इन अष्टप्रधानों में कौन विदेश मंत्री था, कौन पेशवा क्या होता था, मुख्यमंत्री कौन था, ये इस प्रकार से जो 8 प्रधान होते थे। तो लिखना नेट पे, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान और उनके विभाग, यानी कौन किस चीज को देखता था। पेपर में आएगा, गलत मत करके आना, ठीक है। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी। अब ये मत कहना आपने नोट्स नहीं कराया, आपके नोट्स में नहीं है, क्लास भी सुननी पड़ती है, ठीक है। ये नहीं कि साइलेंट करके यही लिखने में लगे हो, पता लगा कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक। अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट और क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, चौथ प्लस सरदेशमुखी नामक कर। मोस्ट इंपोर्टेंट, चौथ प्लस सरदेशमुखी, चौथ प्लस सरदेशमुखी कर, ये किन्होंने लगाए थे? ये लगाए थे मराठा शासकों ने, ठीक है। मराठा कर थे, मराठा कर। चौथ था 1/4 उपज का, और सरदेशमुखी था 1/10 किसका? उपज का। जो टोटल उत्पादन होगा 1/10 होगा सरदेशमुखी, 1/4 होगा चौथ। ये क्या करते थे, जो साउथ इंडिया के इलाके में या मुगल से बाहर के जो हैं मतलब इलाके, वहाँ ये लोग लिया करते थे। और सरदेशमुखी में ये कहते थे कि हम आपके इलाके में लूटपाट नहीं मचाएंगे, आप हमें इतना टैक्स दे दो, कुछ इस टाइप का था। वो सब छोड़ो, फिलहाल चौथ व सरदेशमुखी नामक कर किन शासकों ने लगाए थे? मराठा लोगों ने लगाए थे। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि जो गुरु अर्जुन देव थे वो जहांगीर के समय में, आपको याद होगा, तो ऐसे ही एक गुरु और थे, सिख गुरु, जिनका नाम था अपने आप में गुरु तेग बहादुर। उनकी मृत्यु के लिए अगर कोई शासक जिम्मेदार था तो औरंगजेब था। तो लिखो गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हेतु जिम्मेदार, मृत्यु हेतु जिम्मेदार लिख दो, कौन था? औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब, यानी गुरु तेग बहादुर की मृत्यु हेतु कोई शासक अगर जिम्मेदार था तो वो कौन था? औरंगजेब था। इसी ने इनको फांसी की सजा सुनवाई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा सुनाने वाला शासक कौन था? औरंगजेब था। आपको इस तरीके से इसको याद रखना है। एक उससे भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आए हुए क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा आपका जो आता है मुगल पीरियड से आता है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने कराया था? दारा शिकोह ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उपनिषद का फारसी अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन का फारसी अनुवाद। जिसको लोअर पीसीएस अपर पीसीएस देने उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल क्लास, ठीक है। फारसी अनुवाद किसने कहा था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर देना, 1658 ईस्वी में। और इन्हीं के समय उत्तराधिकार युद्ध भी हुए थे औरंगजेब के समय, वो आपको आगे कराऊंगा। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं क्या करूं बताओ। जहांगीर मुगल शासन काल में सबसे ज्यादा चित्रकला का प्रेमी था, ठीक है। तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन ही यही पूछता है कि ये कौन था करके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मंसूर था। मंसूर नाम का चित्रकार किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में था। इसके अलावा जो आता है एक मुराद, विशनदास और बहजाद, ये 3 के 3, ठीक है। मुराद, विशनदास और बहजाद। तो लिखो मंसूर के बाद मुराद, विशनदास और बहजाद, विशनदास प्लस बहजाद,
ये सब के सब जहांगीर के दरबार में क्या थे, एक प्रकार के चित्रकार थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मंसूर का नाम पूछेगा, मंसूर कौन किसका दरबारी चित्रकार था, तो जहांगीर। वहां गलत मत करके आना, बेहोश होकर मत आना, ठीक है। अब इसी क्रम में जो औरंगजेब भाई साहब थे ये चित्रकला व संगीत के विरोधी थे। तो इसमें लिखो कौन सा मुगल शासक चित्रकला व संगीत विरोधी था, जिसने बैन लगा दिया था, ठीक है। संगीत विरोधी कौन था, तो ये था औरंगजेब, जो कि अंतिम मतलब इस प्रकार से जो पावरफुल मतलब शासक थे उनमें अंतिम था ये। तो औरंगजेब चित्रकला और किसका विरोधी था, अपने आप में संगीत का विरोधी था। अब देखिए जैसे ये मृत्यु हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो सत्ता संभाली थी वो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली, बहादुर शाह प्रथम ने संभाली, क्योंकि ये पावरफुल जो था अंतिम था। इसकी मृत्यु के बाद जो अगला मुगल शासक बना बहादुर शाह प्रथम बना, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह फर्स्ट ने इसको सत्ता को संभाला था। आप लोगों को ये भी क्या करना है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब पानीपत के युद्ध वगैरह मैंने आपको सब पढ़ा दिया, नादिर शाह का मैंने आपको पढ़ा दिया। भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम लिखो, भारत आने वाले यूरोपियों का क्रम, आने वाले यूरोपियों का क्रम, जो भारत में आए यूरोपी उनका क्रम क्या था, ठीक है, किस सीरीज में आए। ये आए थे सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए थे डच यानी हॉलैंड, ठीक है, फिर आए थे अंग्रेज, फिर आए थे फ्रेंच, यानी पप्पू डबल अंडे फेंक, ठीक है। यानी पुर्तगाली, इसके अलावा डच, इसके अलावा अंग्रेज, इसके अलावा फ्रेंच, ठीक है। ये एक क्रम था इनका, जो भारत आने वाले यूरोपी थे इसी सीरीज में आए थे। सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। तो इसके क्रम में बॉम्बे जो था वो अंग्रेजों को मिल गया था। वो अंग्रेजों ने किससे प्राप्त किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो वो क्वेश्चन जो होता है पुर्तगालियों से, ठीक है। तो लिखो बॉम्बे को अंग्रेजों ने प्राप्त किया, पुर्तगालियों से अंग्रेजों ने प्राप्त किया, द्वारा प्राप्त किससे किया गया, पुर्तगालियों से किया गया, ठीक है। इसको प्राप्त किससे किया, पुर्तगालियों के से क्या किया, पुर्तगालियों से प्राप्त किया। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब लास्ट के 4 फैक्ट बचते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको फटाफट तेजी से कराता हूं, उसको देख लीजिए। ये तो मुगल के बारे में मेन फैक्ट थे, जो 7th क्लास के स्टैंडर्ड के सब एंड हो गए मुगल से। अब थोड़ा सा दिल्ली वगैरह सल्तनत की ओर मैं आता हूं। पहला क्वेश्चन लिखो, दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान किस वंश के थे, ममलुक वंश के। तो लिखो दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान किस वंश के थे, दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान किस वंश के थे, जो स्टार्टिंग में आए थे, ठीक है, कुतुबुद्दीन वगैरह। प्रारंभिक सुल्तान किस वंश के थे, ममलुक वंश, ममलुक वंश। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, भूमि की नाप कर लगान निर्धारित करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी। पहले उसने नाप की मध्यकालीन भारत में, ठीक है, फिर उसके बाद उसने क्या निर्धारित किया, टैक्स। भूमि की नाप करवाकर, पहले नाप नहीं करते थे, लगान निर्धारण, लगान निर्धारण कितना इससे लगान मिलेगा उसका निर्धारण करने वाला जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाई थी। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था ना, बाजार नियंत्रण यानी मार्केट में जो घपलेबाजी करता है, बाजार सुधार। इसके अलावा मूल्य नियंत्रण यानी रेट वगैरह एक्सटर्नल है, ठीक है। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपनाने वाला शासक कौन था अगर पूछेगा तो वो भी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब देखिए अरब शासक अरब यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था। इब्न बतूता, फटा जूता आपने सुना भी होगा, ठीक है, जो भी है वो। तो लिखो अरब यात्री इब्न बतूता, बहुत इंपॉर्टेंट, अरब यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इब्न बतूता किसके समय में भारत है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 2 राज्यों का उदय हुआ, जिसमें से एक बहमनी राज्य था, दूसरा विजयनगर साम्राज्य। तो इसमें लिखो इसके समय में दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बहमनी राज्य प्लस विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर
साम्राज्य का क्या हुआ था इस समय, इसके समय में बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। इसी के समय बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ था। कहाँ? दक्षिण भारत में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब देखो इसने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन की थी दिल्ली से दौलताबाद। तो लिखो किस शासक ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद स्थापित की थी। इसको देवगिरी बोलते थे, ठीक है। देवगिरी भी इसी को बोलते थे, देवगिरी। यानी क्वेश्चन पूछेगा आपसे किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थापित किया, तो क्या लिखोगे? मोहम्मद बिन तुगलक। पागल बादशाह इसी को कहा जाता था, आपको याद रखना होगा। और अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा तुगलक शासक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता? वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन सा तुगलक शासक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता था? पूरा लिखना। कौन सा तुगलक शासक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता था? कल्याणकारी सुल्तान कहलाता था, वो था फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपोर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया? गुलामों के लिए, कृषक कार्यों के लिए, नहर का विकास करना, ये सब काम करने वाला, यानी अच्छे अच्छे सुधारात्मक काम किए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कल्याणकारी सुल्तान बोला जाता था। और साथ ही साथ इसने किए क्या? कई भारतीय ग्रंथों के, संस्कृत की अनेक पुस्तकों को अरबी व फारसी में अनुवाद करवाया। तो लिखो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्वेश्चन भी पूछता है किस तुगलक शासक ने संस्कृत की अनेक ग्रंथों का फारसी अनुवाद, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे किस शासक ने संस्कृत की अनेक पुस्तकों का अरबी व फारसी में क्या किया? अनुवाद किया, ठीक। फारसी प्लस अरबी अनुवाद करवाया, मतलब अपना नहीं भी किया होगा तो अपने शासन में इसने करवाया होगा। अरबी अनुवाद करवाया। और साथ ही साथ अकबर के 2 स्तंभों को दिल्ली लाने वाला शासक यही था, ठीक है। अकबर के नहीं, सॉरी, ये किसके? अशोक के 2 स्तंभों को क्या लाया था? दिल्ली में स्तंभों में लेके आया था। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका आज के दिन के मध्यकालीन भारत के फैक्ट, जिसके बाद हम अगले दिन देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस की, यानी कल फिर आपका जो फ्राइडे है और सैटरडे है, उन 2 क्लासेस में आपकी रीजनिंग की क्लास आएगी। संडे को कोई ना कोई आपको समझाने वाली वीडियो मिलेगी। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।